हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 12 की समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तक भारतीय समाज। देखिए, आज आप इसी क्रम में यहाँ पर अध्याय तीसरा पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सामाजिक संस्थाओं के बारे में जानेंगे, उनकी निरंतरता और उनमें हुए परिवर्तनों के बारे में भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आज हम इसी क्रम में इसका जो है चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, पिछले अध्याय में आपने यानी दूसरे अध्याय में आपने जनसंख्या की संरचना के बारे में जाना था, उसकी गतिशीलता के बारे में जाना था और आपने देखा था कि जनसंख्या जो है हमारी ये अलग अलग असंबंधित व्यक्तियों का एक जमघट नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे समूह हैं, वर्ग हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और ऐसे करके एक समाज का निर्माण होता है। तो आज हम यहाँ पर भारतीय समाज की जो है 3 प्रमुख संस्थाओं के बारे में जानेंगे जिसमें प्रमुख जाति है, जनजाति है और परिवार है। इन 3 प्रमुख संस्थाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो जाति एवं जाति व्यवस्था से होती है। देखिए, आज का चैप्टर आपके लिए सामाजिक रूप से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जाएं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। कई बार प्रश्न ये उठता है, समाज में भी उठता है, आप अपने इर्द गिर्द भी सुनते होंगे कि पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, जाति व्यवस्था अब बनी है या अभी बाद में अंग्रेजों ने बनाई है, ये इस तरह की बातें आप सुनते होंगे। तो आज आपके मन में जो भी डाउट हैं जाति को लेकर, जाति व्यवस्था को लेकर, वो सारे डाउट इसी चैप्टर के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो इसे ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर अगर जाति की हम बात करें तो जाति, जैसा कि भारतीय नागरिक हैं और इतिहास के संदर्भ में भी आप जानते हैं, तो जाति एक प्राचीन संस्था है और ये हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास में और भारतीय संस्कृति का भी एक हिस्सा रही है। यहाँ पर 21वीं सदी में आप रहने वाले अगर भारतवासी हैं तो जाति हमारे लिए हम ये मानते हैं कि केवल हमारे अतीत का ही नहीं है बल्कि आज के हमारे समाज का भी अभिन्न अंग है। यानी कि अगर हम 21वीं सदी में उठाकर देखें, यानी वर्तमान समय में भी उठाकर देखें, तो आप ये पाएंगे कि अतीत में भी जाति नहीं रही थी बल्कि आज भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे माइंड में सवाल ये आता है, क्या अतीत में जाति थी? यानी कि क्या अतीत के समय में कास्ट नाम की कोई चीज़ थी? ये हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जाति आपकी भारतीय उपमहाद्वीप की एक अनूठी संस्था है, यानी एक अनूठी यहाँ पर मान सकते हैं एक खूबी रही है आपके भारतीय समाज की। तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी विश्व के अन्य भागों में भी इसकी जैसी तमाम संस्थाएं पाई गई हैं। हालांकि अपने यहाँ जैसी जाति है उस तरह की संस्थाएं नहीं है वहाँ पर, लेकिन अपने यहाँ जाति जो है अपने आप में एक अनूठी संस्था है। यहाँ पर आप अपने यहाँ देखें तो हमारे यहाँ जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज की ये खास करके मुख्य विशेषता रही है और हिंदू समाज की मुख्य विशेषता होने के चलते इसका प्रचलन जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य धार्मिक समुदायों में भी फैला हुआ है, खास करके मुसलमानों में, ईसाइयों में और सिखों में। देखिए, अगर आपने राम शरण शर्मा की जो किताब थी जो मैंने पढ़ाई थी आपको, प्राचीन भारत का इतिहास, तो वहाँ पर भी इसका जिक्र किया गया है। इवन इफ मिडाइवल हिस्ट्री में भी इसका जिक्र किया गया है कि जो जाति प्रथा थी वो हिंदू समाज से जो लोग कन्वर्ट हुए थे, कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं या ईसाई बने हैं, सिख बने हैं, तो वो हिंदू समाज वाली अपनी जाति को इन समुदायों में भी ले आए हैं। यानी वहाँ पर साफ साफ ये बात लिखी हुई है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना मिडाइवल हिस्ट्री वाली किताब, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, सतीश चंद्रा जी की जो किताब है। तो यानी कि जो हिंदू समाज के जो लोग थे, जो मुस्लिम बने हैं या ईसाई या किसी और धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, तो वो अपनी जाति जो थी वो वहां पर भी ले गए हैं। तो ऐसे करके इन समुदायों में, इन धर्मों में भी आपको जाति का यहाँ पर बोलबाला देखने को मिलेगा, खास करके भारतीय उपमहाद्वीप में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम कास्ट की बात करें, जो आपका जो कास्ट शब्द है ये कहाँ से बना है? अंग्रेजी का शब्द जो कास्ट है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो पुर्तगाली मूल के मुख्य शब्द है कास्टा, इससे हुई है। और कास्टा का मतलब वो होता है पुर्तगाली में विशुद्ध नस्ल, यानी बिल्कुल प्योर नस्ल है। तो यहाँ पर जब अंग्रेजी शब्द में कास्ट का अर्थ लगाया गया है तो यहाँ पर एक विस्तृत संस्थागत व्यवस्था से लगाया गया है, जिसे भारतीय भाषाओं में यानी प्राचीन संस्कृत भाषा से प्रारंभ करते हुए 2 विभिन्न शब्दों वर्ण और जाति के अर्थ में उपयोग किया जाता है। यानी हमारे यहाँ कास्ट जो वर्ड है, कास्ट जो शब्द का अर्थ है, वो हमारे भारतीय भाषाओं में हम देखें तो हमारे प्राचीन 2 शब्द हैं, एक तो वर्ण व्यवस्था है, सुनी होगी आपने, और जाति। इसके संदर्भ में अपना हम कास्ट का उपयोग करते हैं। अंग्रेजी की कास्ट इन दोनों को संदर्भित करती है। वर्ड का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है रंग, यानी वर्ड का मतलब होता है, अगर हम इसका हिंदी में देखें वर्ड का अनुवाद, तो वर्ड का शाब्दिक अर्थ है रंग। यानी कि आप देखेंगे अगर अपने भारतीय समाज में वर्ड के आधार पर देखें तो हमारा समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त रहा है, जिसमें ऊपरी पायदान पर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे निचले पायदान पर शूद्र आते हैं। तो इन 4 श्रेणियों के विभाजन को हमने वर्ण विभाजन कहा जाता है। आपने सुना होगा, आपने कई बार पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे। हालांकि यहाँ पर बताया गया है कि उपमहाद्वीप में लगभग सभी की जाति होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जाति व्यवस्था में शामिल नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं जाति से बहिष्कृत कर दिए जाते हैं, यानी कहते नहीं जाति निकाला,
किसी ने मान लीजिए जाति से संबंधित नियमों को तोड़ा है, वहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को क्षति पहुंचाई है, तो लोग उसे अपने समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। तो ऐसे जाति बहिष्कृत होते हैं। विदेशियों के पास जाति नहीं होती है। दासों या युद्ध में जो गुलाम होते हैं उनके पास भी नहीं है, यहाँ बताया गया है, तो इनके पास भी नहीं है। तो इसलिए इन लोगों को कभी कभी हम पंचम या पांचवी श्रेणी भी इन्हें कहा जाता है। हालांकि ये कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ, ये यहाँ पर आपके यहाँ बताया गया है कि इन्हें पंचम या पांचवी श्रेणी कहा जाता है। जाति व्यवस्था में केवल मनुष्य ही शामिल नहीं है, बल्कि यहाँ पर अचेतन वस्तुओं से लेकर पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य भी इसमें जाति व्यवस्था में शामिल है। हमने जातियां, सबकी अपनी जातियां बनाई, फलानी जात, फलानी ये है, फलानी वो है, ये आप जानते होंगे। अब वर्ड और जाति होता क्या है, वर्ड और जाति के बारे में भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि वर्ड तो हो गए, 4 वर्ड हैं हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इनमें क्या आपसी कोई संबंध है वो हम देखेंगे। तो इसके लिए तमाम जो विद्वान रहे हैं, समाजशास्त्री रहे हैं, उनके बीच जोरदारी की बहस हुई है, जोरदारी की चिंतन विमर्श हुआ है और उसके बाद वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। तो उन्होंने एक सबसे सामान्य व्याख्या अपनी यहाँ पर दी है कि वर्ड को हम एक अखिल भारतीय सामूहिक वर्गीकरण के रूप में समझ सकते हैं। अखिल भारतीय का मतलब क्या है, संपूर्ण भारत में वर्ड व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। वहीं जो जाति व्यवस्था है आपकी, ये क्षेत्रीय या स्थानीय उपवर्गीकरण के रूप में से समझा जाता है। यानी बड़े सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं, जो आपका वर्ड व्यवस्था जो है ये संपूर्ण भारत में है, यानी संपूर्ण भारत में। वहीं जो जाति व्यवस्था, विभिन्न विभिन्न जातियां देख रहे हैं, जैसे क्षेत्र बेसिस पर अलग अलग जातियां हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, साउथ में आपको शेट्टी जाति मिलेगी। साउथ में बहुत सारी जातियां, इनके नाम अलग अलग हैं, और आप उत्तर भारत में आएंगे, उन जातियों के नाम अलग अलग हैं, यानी अंतर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी एक वर्ड से बिलोंग कर रही हैं। यानी वर्ड का मतलब ब्राह्मण वर्ड हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी एक वर्ड से बिलोंग कर रही हैं। ये बात आपने कॉमन रूप से देखी होगी। जैसे अपने यूपी में, यानी अपने उत्तर प्रदेश में बात कर लें, तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे अपने यहाँ जो अपर कास्ट हैं, यानी जिन्हें वर्ड व्यवस्था में देखें तो वहाँ पर हमारे यहाँ कुछ यूपी में अपर कास्ट में आ जाती हैं, ठीक है, जो कि हमारी वर्ड व्यवस्था के ऊपरी पायदान ब्राह्मण क्षत्रिय में है। और वही कास्ट अगर हम नीचे देखें, साउथ इंडिया में देखें, तो उन जातियों के नाम अलग हैं, ठीक है, जबकि वो वर्ड व्यवस्था में तो ऊपरी पायदान की है, लेकिन जातियों के नाम अलग हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया कि वर्ड एक अखिल भारतीय सामूहिक वर्गीकरण के रूप में से समझ सकते हैं, वहीं जाति को हम इस क्षेत्रीय या स्थानीय वर्गीकरण के रूप में हम समझ सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि आपके यहाँ सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों जातियां जो हैं, उनसे उपजातियां भी बनी हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। यानी एक जाति के भीतर भी तमाम उपजातियां हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब साफ साफ लिखा गया है कि जहाँ जो 4 वर्ड आपके हैं, इनका वर्गीकरण पूरे भारत में समान है, वहीं जाति अधिक्रम का वर्गीकरण जो है ये क्षेत्रीय आधार पर है और एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र में बदलता रहता है। यानी समझ रहे होंगे, यानी हो सकता है हमारे यहाँ अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण वर्ड से बिलोंग करता है तो अपने पीछे कुछ अलग सरनेम लगाता हो, टाइटल कुछ अलग, सरनेम अलग कुछ लगाता हो, और वहीं साउथ इंडिया का कोई ब्राह्मण है वो अपने पीछे जो सरनेम कुछ अलग लगाता हो, तो इनमें अंतर होगा। यानी उसकी जो जाति है उसमें अंतर होगा, लेकिन वर्ड उसका समान है। समझ गए होंगे अब आप। तो यहाँ पर बताया गया है, इस बात पर भी मतभेद है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सुनिश्चित काल क्या है। यानी ये बात कई बार पूछी गई है कि वास्तव में जाति व्यवस्था का उद्भव कब हुआ है, कब ये जाति व्यवस्था प्रचलन में आई है। हालांकि आपके यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है, वर्णों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, इसका इतिहास 3000 साल पुराना है। यानी आप देखेंगे कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था वाला जो है स्वरूप, इसका वर्ण व्यवस्था का जो वर्गीकरण है, ये आपको अपने पुराने जो टेक्स्ट हैं, यानी एंसाइंट टेक्स्ट हैं, आपके पुराने जो लिखित ग्रंथ वगैरह हैं, उनमें भी इसका जिक्र मिलता है। तो जो आपके समाजशास्त्री हैं, समाज विज्ञानी हैं, वो ये इसी बात से लगाते हैं कि 3000 साल पुराना ये आपका सिस्टम है। यहाँ पर आप देखेंगे कि विभिन्न समय कालों में जाति व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप रहे हैं। यानी कि आप देखेंगे जाति व्यवस्था जो आज के समय में जैसी है उस तरह की जाति व्यवस्था नहीं थी, हाँ थी जरूर वहाँ पर, लेकिन किस तरह की थी इस बात को लेकर मतभेद है कि किस तरह की थी। जैसे आज के समय में थी कि आज के समय में आप जिस घर में पैदा हो रहे हैं, जिस जाति में पैदा हो रहे हैं, आप अपनी जाति चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये अंतर हो सकता है कि आज के समय में जो प्रचलन में जाति चल रही है, पहले के समय में जो प्रचलन में जाति रही हो, पहले के समय में लोग कहते हैं कर्म के आधार पर जाति तय होती थी, तो ये अंतर हो सकता है। तो बताया गया है। अगर हम अपने प्रारंभिक काल देखें, यानी वैदिक काल में देखें, 900 से लेकर 500 ईसा पूर्व, देखिए ये कई बार जो है मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं सर ईसा पूर्व का मतलब क्या है। देखिए आप, एक कॉमन सी बात है, अभी हमारी कौन सी चल रही है, 2021 चल रही है। 2021 में आप 900 और ऐड कर दें, 2021 में आप 900 और ऐड कर दें तो आपका एक 3000 के आसपास का एक समय काल निकल आएगा।
ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको जो वैल्यू पैदा मिलेगी वो 2009 से 21 साल मिलेगी, यानी लगभग 2009 से 21 साल पहले। तो यहाँ पर आप कभी कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। यानी कभी भी लिखा हो ईसा पूर्व, ईसा का मतलब क्या होता है, यानी अभी जो आपकी सदी चल रही 2021 चल रही है वर्तमान की सदी, इससे पहले का 900 साल पहले का या इससे 500 साल पहले का, इसके बीच का टाइम ड्यूरेशन। तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो आप पूछते हैं कि सर ये कौन से हिसाब से बताया गया, इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल हुई है, सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि अपने प्रारंभिक काल वैदिक काल में 900 से 500 ईसा पूर्व के बीच में जाति व्यवस्था वास्तव में बड़ व्यवस्था ही थी और इसके केवल 4 विभाजन थे। अगर आप हम अभी से जो 900 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के मध्य देखें तो हम यहाँ पर देखेंगे जो पहले जाति व्यवस्था जो थी वास्तव में वही वर्ण व्यवस्था थी। यानी जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था दोनों एक ही थी, केवल आपको वर्ण विभाजन ही समाज में देखने को मिलता था। और ये विभाजन जो था उस समय बहुत विस्तृत या कठोर नहीं था, यानी कि यह जन्म से आधार निर्धारित भी नहीं होता था। ये ध्यान रखने वाली बात है कि उस समय जो वर्ण विभाजन था, यानी आज से लगभग 900 से लेकर 500 ईसा पूर्व, उस समय ये जन्म के आधार पर नहीं था और बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं था जैसा कि आज है। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आए, वैदिक काल की समाप्ति के बाद उत्तर वैदिक काल में जैसी हमने एंट्री पाई है, उत्तर वैदिक काल में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जाति व्यवस्था एक कठोर संस्था बन गई है और जाति की यहाँ पे प्रसिद्ध परिभाषाओं से हम परिचित भी हैं। यानी कि जाति की कुछ प्रसिद्ध परिभाषाएं भी गढ़ी गई हैं जिससे आप यहाँ पर अभी अवगत होंगे। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं शुरुआत के समय में जो जाति थी वो जाति वास्तव में वर्ण का ही एक रूप थी, वर्ण के रूप में ही काम कर रही थी। यानी 4 वर्ण हुआ करते थे और वर्ण भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, यानी कठोर नहीं थे। वहां पर जो है जन्म से निर्धारित नहीं होते थे बल्कि आपके कर्मों से निर्धारित होते थे। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते हम ये पाएंगे कि यहाँ पर जो वर्ण से है जाति व्यवस्था का उद्भव हुआ है और आप देखेंगे जाति यहाँ पर एक कठोर संस्था बन गई है। अब जाति को लेकर सबसे सामान्य निर्धारित विशेषताएं क्या क्या हैं वो बताई गई हैं। पहली बात, जाति जन्म से निर्धारित होती है, यानी आप जिस परिवार में जन्म ले रहे हैं तो वही आप की जाति बन जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, आपके माता पिता की जो जाति है वही आपको कह सकते हैं जाति उत्तराधिकार में मिलेगी। ठीक है, आप उसका चुनाव नहीं कर सकते। आप चाहें, आप जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं ब्राह्मण जो वर्ण में मैंने जन्म लिया है, अब मैं क्षत्रिय जाति चुनना चाहता हूं, आप नहीं चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जाति कभी चुनाव का विषय नहीं रही है, पहली बात तो ये है। यानी कि यहाँ पर जाति, यहाँ पर चुनाव हम नहीं कर सकते हैं बल्कि हमें ये उत्तराधिकार के रूप में मिलती है। हम जिन माता पिता से अपने जन्म पाते हैं तो उन्हीं की जाति हमें ये मिल जाती है। पहली बात तो आपके माइंड में स्पष्ट हो गई होगी। दूसरी बात यहाँ बताई गई है, जाति की यहाँ पर आप देखेंगे हर जाति के कुछ नियम होते हैं, खास करके विवाह संबंधी नियम है या सामाजिक आचार विचार के नियम होते हैं। तो जाति समूह खास करके सजातीय होते हैं, सजाति का मतलब एक जैसे जाति समूह होते हैं और इनमें विवाह समूह भी इनके सदस्यों के भीतर ही हो सकते हैं। यानी कि एक जाति के जो सदस्य हैं उनके भीतर ही जो विवाह हो सकते हैं। गैर जाति में यहाँ पर विवाह वर्जित होता है, ये बात आप जानते होंगे समाज में। खास करके हर जाति में खाने को लेकर, खाना बांटने को लेकर, यानी उनके जो कहते हैं दावत वगैरह, इन सब के नियम बटे होते हैं कि कैसे कैसे उन्हें जो है खान पान रखना है, कैसे खान पान को हमें समाज में हमें स्थापित करना है, इन सबको लेकर नियम बने होते हैं। आप यहाँ पर एक देखेंगे, यहाँ पर सैद्धांतिक तौर पर हर व्यक्ति की एक जाति होती है और हर जाति का सभी जातियों के अधिक्रम में एक निर्धारित स्थान होता है। अधिक्रम का मतलब एक जो है पायदान आप देखेंगे, एक पूरी सीढ़ी के रूप में देखेंगे तो अधिक्रम में आप देखेंगे हर जाति का अपना एक अलग स्थान है। यहाँ पर कुछ जातियां यहाँ पर ऊपरी पायदान पर हैं, कुछ निचले पायदान पर हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे हर व्यक्ति की यहाँ पर एक जाति है और हर जाति का सभी जातियों के अधिक्रम में एक निर्धारित स्थान होता है। यानी कुछ ऊंची जातियां हैं, कुछ निचली जातियां हैं, वो आपको यहाँ पर देखेंगे। जातियों में भी यहाँ पर उप विभाजन आपको देखने को मिलेगा, यानी एक जाति के भीतर भी आपको जो है कई सारी छोटी छोटी जातियां देखने को मिलेंगी। आपने देखा होगा एक जाति के भीतर भी लोग कहते हैं कि नहीं हम आपसे ऊपर हैं, आप हमसे नीचे हो, इस तरह की बातें सुनी होंगी आपने। इसे हम खंडात्मक संगठन के रूप में जानते हैं, सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसे हम जानते हैं। उसे तो आपने देख लिया। यहाँ पर पारंपरिक तौर पर जो जातियां हैं ये व्यवसाय से जुड़ी होती थी। यानी अगर हम देखें तो आपकी जो जातियां हैं उत्तर वैदिक काल वाली, वो खास करके आपके व्यवसाय से जुड़ी होती थी। यानी कि एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति से जुड़े व्यवसाय को ही अपना सकता था। यानी आपने जिस जाति में जन्म लिया है, सपोज दैट आपने कुम्हार जाति में जन्म लिया है, तो आप वही पेशा अपनाएंगे बर्तन बनाने का, इसके अलावा आप और कोई पेशा नहीं अपना सकते हैं। यानी आपका जो व्यवसाय है वो भी आपका वंशानुगत व्यवसाय यहाँ पर बन जाएगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ये यहाँ पर आपको जाति व्यवस्था की खामी यहाँ पर देखने को ये मिलेगी। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि एक विशेष व्यवसाय को किसी जाति से जुड़े होने की वजह से उसी जाति के लोग अपना सकते थे, किसी दूसरी जातियों के सदस्य वह काम नहीं कर सकते थे। ये हमें यहाँ पर इसका एक डिसएडवांटेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऊपर एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, इनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम है अयनकल्ली। तो अयनकल्ली जो है 1863 से लेकर 1914 तक इनका रहा है समय काल। तो इनका जन्म जो हुआ है केरल में हुआ है और ये निम्न जातियों दलितों के नेता हैं।
खास करके इनका जो प्रयास रहा है वो दलितों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने की और अपने बच्चों को विद्यालयों में दाखिला दिलाने की आज़ादी इन्हीं के प्रयासों से मिली है। यानी कि पहले जो दलित वगैरह होते थे सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चल सकते थे खुलेआम, तो इनके प्रयासों से ये संभव हो पाया है कि ये लोग सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग कर पाए हैं। तो ये अयनकल्ली का नाम जान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यह विशिष्टताएं निर्धारित नियम हैं जो प्राचीन धर्म ग्रंथों में पाए जाते हैं। यानी वास्तव में आप जो जाति व्यवस्था से संबंधित नियम देखते हैं, ये नियम कोई आजकल में नहीं बन गए हैं। ये नियम आपके जो धर्म साहित्य है, धर्म ग्रंथ है, उनसे जुड़े हुए हैं। यह बताया गया है कि यह निर्धारित नियम हमेशा व्यवहार में नहीं थे, यानी कि ये हमेशा से व्यवहार में नहीं रहे थे, लेकिन यह नियम किस सीमा तक जाति की जो आनुभविक वास्तविकता है, यानी उस समय के लोगों के लिए इसका निश्चित अर्थ निर्धारित करते थे। यानी उस समय के लोगों के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, क्या व्यवहार्यता है और लोग किस तरह से रहन सहन करेंगे, किस तरह से अपना व्यवहार करेंगे, तो उस बात को ये गवाही देते थे। उस बात के लिए सैद्धांतिक तौर पर ये उसे अनुमति देते थे। यानी ये बताया गया धर्म ग्रंथों में लिखे हुए नियम उस समय ऐसे करके यानी प्रतिबंधित भी करते थे कुछ लोगों को, तो ऐसे करके यहाँ पर ये बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे समाज में ये बात तो आप जानते होंगे कि समाज में कुछ जातियाँ जो हैं, जो जातियाँ व्यवस्था से बहुत लाभ भी रहा है। यानी जाति व्यवस्था में जो उनका अधिक्रम में ऊपरी स्थान होना और व्यवसाय के आधार पर वंशानुगत व्यवसाय उन्हें जो है पितृसत्ता के रूप में मिलना या फिर वंशानुगत रूप से उन्हें जो है व्यवसाय उन्हें वही मिलना, तो कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत सारी जातियाँ जो थी लाभ में रहीं। अब मान लीजिए वही बताया गया है, वहीं अन्य जातियों को इसकी वजह से अधीनता एवं कभी भी न समाप्त होने वाले श्रम का जीवन जीने का दंड भुगतना पड़ा। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लीजिए निचली कास्ट में जन्म लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतिभावान है, बौद्धिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत भी है, बौद्धिक रूप से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मजबूरी उसकी ये है कि निचली कास्ट में जन्म लिया है तो वो ऊपरी कास्ट का जो भी है व्यवसाय नहीं अपना सकता है, क्योंकि जाति व्यवस्था में ये बात पहले से कह दी गई है कि आप जिस जाति में पैदा हो रहे हैं और उस जाति का जो व्यवसाय है वही आप फॉलो करेंगे, तो ऑब्वियसली बात उसका टैलेंट, उसका जो ज्ञान है वो सब रखा रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो निचली जातियाँ थी, निम्न जातियाँ थी, उनको लगातार अधीनता ही स्वीकार करनी पड़ी है और उनके लिए कहीं ना कहीं इस चीज़ का उन्हें दंश भी भुगतना पड़ा है, दंड भी भुगतना पड़ा है। ये बात आप देखेंगे। जाति सबसे ज़्यादा कठोर कब बनी है? जब इसे जन्म के साथ जोड़ दिया गया है। यानी जब जाति को जन्म के द्वारा जोड़ दिया गया है तो ये और ज़्यादा कठोर हो गई है। और आप देखेंगे सैद्धांतिक तौर पर कभी भी उसकी जीवन स्थिति बदलना असंभव हो गया इसके जरिए। जब ये जन्म से जुड़ गई है तो सैद्धांतिक तौर पर आप किसी की जन्म स्थिति या जीवन स्थिति नहीं बदल सकते हैं। चाहे उच्च जाति के लोग उच्च स्तर के लायक हों या ना हों, उनका स्तर हमेशा उच्च ही रहता है, जबकि निम्न जाति के लोगों का स्तर हमेशा निम्न रहता है। यानी कि जाति में सबसे बड़ी जो कह सकते हैं खामी, वो यही आपको खामी देखने को मिलेगी। हम वर्तमान में भी देखते हैं कि उच्च जाति अपने यानी तमाम लोग ऐसे होते हैं अपने पे घमंड करते हैं कि भाई हम फलानी उच्च जाति से हैं, लेकिन उनमें 1% भी उस चीज़ का गुण ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने अवगुणों का बखान ऐसे करते हैं कि वास्तव में सबसे ज़्यादा गुणी व्यक्ति यही है। इस तरह से वो बखान करते हैं, जबकि उनमें 1% भी गुण नहीं होते हैं। आपने देखा भी होगा, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद होंगे। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि चाहे उच्च जाति के लोग उच्च स्तर के लायक हों या ना हों, लेकिन उनका स्तर हमेशा उच्च ही रहता था, जबकि निम्न जाति के लोगों का स्तर हमेशा निम्न रहता था। यहाँ पर आप जानते होंगे, इनसे तो आप अवगत होंगे ही होंगे। ये हैं ज्योतिराव गोविंद राव फुले हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने बताया है, इन्होंने जाति व्यवस्था की जमकर भर्त्सना की है, साथ ही साथ छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की है। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की है और खास करके निम्न जाति के लोगों के मानवाधिकार और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए ये इन्होंने अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया है। देखिए, सैद्धांतिक तौर पर जो जाति व्यवस्था है, इसको सिद्धांतों के दो समुच्चयों के मिश्रण के रूप में हम समझ सकते हैं। एक तो इसमें भिन्नता और अलगाव की स्थिति देखने को मिलेगी, और वहीं इसमें दूसरा जो है जाति व्यवस्था में आपको संपूर्णता और अधिक्रम भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि हर जाति से अपेक्षा यही की जाती है कि वह दूसरी जाति से भिन्न रहे। इसलिए प्रत्येक जाति को लेकर एक कठोर नियम बनाए जाते हैं, और खास करके ऐसे नियम जो होते हैं वो आपके धर्म ग्रंथ सम्मत नियम होते हैं। यानी उनमें बताया जाता है कि हर जाति किस प्रकार से अपने आप को अलग रखेगी। यानी कि इनका उद्देश्य क्या है, धर्म सम्मत जो नियम बनाने का उद्देश्य यही होता है कि कोई जाति मिश्रित होने से बचे, यानी कोई भी जाति किसी दूसरी जाति में मिश्रित होने से अपने आप को बचे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन नियमों में आपको शादी, खान पान, सामाजिक अंत्यक्रिया से लेकर व्यवसाय तक के नियम इसमें शामिल होते हैं। वहीं दूसरी बात कही गई है जाति के बारे में संपूर्णता की। देखिए, कोई भी जाति अपने आप को समाज में एक पृथक व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं रख सकती है। यानी आप
किसी जाति से बिलोंग करते हैं और आप ये चाहें कि हम बिल्कुल सेपरेट होकर अपना सामाजिक स्थान एक बना लें, नहीं बना सकते हैं। यकीन मानिए, जब तक आप समाज में नहीं रहेंगे तब तक आपको ये भी आभास नहीं होगा कि हमारी जाति है और हम उस जाति के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। ये आभास आपको कब होगा? समाज में रहते हुए होगा। तो यहाँ पर वही है कि ऐसे करके कहीं ना कहीं जाति एक बड़ी संपूर्णता से संबंधित होकर भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है। यानी कि आप जब तक समाज से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप अपनी जाति का जो अधिक्रम है, समाज में क्या पायदान है, ऊपरी पायदान है, निचला पायदान है, इसका भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे करके संपूर्णता का भी यहाँ पर हमें ये अनुभव करवाती है। ये समाज की संपूर्णता में सभी जातियां शामिल होती हैं। और इससे भी आगे आप ये देखेंगे कि सामाजिक संपूर्णता या व्यवस्था जो है वो समानतावादी व्यवस्था होने की बजाय अधिक्रमित व्यवस्था है। देखिए, मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि समाज को चलने के लिए समानतावादी व्यवस्था नहीं चल सकती है, क्योंकि आप देखेंगे हर स्तर पर कुछ ना कुछ कार्य करना होता है। क्योंकि आप देखेंगे हर स्तर पर कुछ ना कुछ कार्य से मतलब क्या है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो टीचर का कार्य करते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो साफ सफाई कर्मी भी होंगे, यानी हर कोई अपना अपना कार्यों का निर्वहन कर रहा है। तो हम यहाँ पर ये कर दें कि सब समान कर दें। तो समान जब आप सबको समान बना देंगे तो क्या होगा? कोई डॉक्टर नहीं बनेगा तो इलाज कैसे होगा? कोई टीचर नहीं बनेगा तो बच्चे शिक्षित कैसे होंगे? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के IQ लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी योग्यताओं के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे एक अधिक्रम तैयार किया हुआ है। हालांकि जाति व्यवस्था के मामले में अधिक्रम आपके पहले से मौजूद है, समाज में मौजूद है। तो आप इस तरह से हमारा समाज ये चल रहा है, ये बात बताई गई है। देखिए, धार्मिक या जो कर्मकांडी दृष्टि से अगर हम देखें तो जाति की जो अधिक्रमित व्यवस्था होती है, यानी कि सोशल ऑर्डर में शुद्धता या फिर अशुद्धता के बीच में अंतर पर आधारित होती है। यानी कि आप यहाँ पर ये देखेंगे वह जातियां जिन्हें कर्मकांड की दृष्टि से शुद्ध माना जाता है उनका स्थान ऊंचा होता है, और जिनको कम शुद्ध या अशुद्ध माना जाता है उनको सामाजिक पायदान पर निम्न स्थान दिया जाता है। और ये हर समाज में आपके होता है कि सामाजिक स्तर से भौतिक शक्ति, यानी कि नजदीकी से जुड़ी जो जातियां होती हैं उनके पास शक्ति होती है, और ऐसे करके वो अपनी एक उच्च स्थिति बना लेती है, उच्च स्थिति में होती हैं। जिनके पास शक्ति नहीं होती, शक्तिहीन होते हैं जो लोग, उनकी स्थिति यहाँ पर निम्न होती है। तो आप ये भी देखेंगे कि इतिहासकारों ने भी ये बताया है, इतिहासकारों का मानना भी है कि जो लोग युद्धों में पराजित हुए हैं उन्हें अक्सर निम्न जाति की स्थिति मिली है, क्योंकि वो पराजित हो गए, बंदी बन गए, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक निम्न जाति की स्थिति में रखा गया है। यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर है सावित्री बाई फुले के बारे में भी आप जानते होंगे, पहली महिला शिक्षिका हैं। इनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं इनके बारे में। तो हम यहाँ पर अपने टॉपिक पर ही आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए जाति के अंदर प्रतिस्पर्धा का माहौल भी नहीं रखा गया है। कोई जाति किसी दूसरी जाति से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है, क्योंकि सोशल ऑर्डर में हर किसी का यहाँ पर स्थान पहले से फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, प्रत्येक जाति का व्यवस्था में अपना स्थान तय है और वह स्थान किसी भी अन्य जाति को नहीं दिया जा सकता है। इसलिए प्रतिस्पर्धा का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ पर साफ साफ बात, जाति व्यवस्था में आप कंपटीशन तो कर ही नहीं सकती। एक जाति दूसरी जाति से कंपटीशन करे, नहीं कर सकती है, क्योंकि सोशल ऑर्डर में हर किसी का स्थान फिक्स कर दिया है। सबसे बड़ी यहाँ पर आपको खामी ये देखने को मिलेगी, क्योंकि जाति जो है आपकी व्यवसाय से भी जुड़ी हुई है। अतः व्यवस्था जो है श्रम के सामाजिक विभाजन के अनुरूप ये कार्य करती है। आप यहाँ पर ये देखेंगे, अगर हम यहाँ पर अचंभे की बात नहीं है, यहाँ पे बताया गया अचंभे की बात नहीं है कि अतीत के बारे में हमारे ज्ञान के स्रोत मुख्यतः प्राचीन काल के बारे में अपर्याप्त हैं। तो इस वजह से हमें ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि प्राचीन काल में जो जाति व्यवस्था थी उसका स्वरूप कैसा रहा है, उसका परिदृश्य कैसा रहा है। यानी वर्तमान में जैसी जातियां हम देखते हैं उसी प्रकार की जातियां क्या थी वहाँ पर, या फिर कुछ अलग प्रकार का क्रम था। तो इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि हमारे पास अभी से 200 साल पहले की स्थिति क्या थी इसके बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध है और प्रचुर मात्रा में भी उपलब्ध है। तो अभी वाली स्थिति क्या है वो हम देखेंगे, यानी कि उपनिवेशवाद और जाति, इस पर उपनिवेशवाद का जाति पर क्या असर पड़ा है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर वही बताया गया, प्राचीन काल की तुलना में हम अपने काल के इतिहास में जाति के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। 1947 में जो हमारी भारतीय स्वतंत्रता हमें मिली है, और औपनिवेशिक काल यानी कि लगभग 1947 से पहले का जो समय रहा है 1800 से लेकर 1947 तक का, लगभग 150 वर्षों तक हमारे यहाँ औपनिवेश काल रहा है। और स्वतंत्रता हमें मिलने के बाद, यानी औपनिवेशिक शासन के बाद 1947 के बाद लगभग आज यानी 6-7 दशक बीत गए हैं। तो आज के तक हमें यहाँ पर एक स्वाभाविक विभाजक रेखा इसे मान सकते हैं। यानी हम ये मान सकते हैं एक समय में जातियों में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, इस रूप में हम इसे देख सकते हैं समय को। यहाँ पर तमाम जो विद्वजन हैं वो इस बात पर बिल्कुल सहमत हैं कि औपनिवेशिक काल के दौर में सभी प्रमुख सामाजिक संस्थाएं जो हैं, और इनमें खास करके विशेष रूप से जाति व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। यानी कि तमाम जो विद्वजन है, तमाम जो समाजशास्त्री हैं, उनका मानना ये है औपनिवेशिक काल ने जाति व्यवस्था में यहाँ पर एक गहरा प्रभाव डाला है। प्रारंभ में आप देखेंगे, देखिए हमने इतिहास में भी पढ़ा है, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कैसे जमा पाए, क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया।
भारतीय समाज में मौजूद जाति व्यवस्था की जटिलताओं को जाना और उसे समझने के उपरांत वो आसानी से हमारे ऊपर राज कर पाए हैं। तो प्रारंभ में आप यहाँ पर वही देखेंगे कि प्रारंभ में ब्रिटिश प्रशासकों ने देश पर जो है कुशलतापूर्वक शासन करना सीखने के उद्देश्य से जो जाति व्यवस्था है इसकी जटिलताओं को समझने का प्रयत्न शुरू किए, और इन प्रयत्नों के अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने देश भर में विभिन्न जनजातियों और जातियों की प्रथाओं और तौर तरीकों के बारे में यहाँ सुव्यवस्थित रीति से एक गहन सर्वेक्षण किया है, उसके बारे में रिपोर्ट वगैरह बनवाई है। तो ऐसे करके आप देखेंगे ये जान पाए हैं कि सामाजिक अधिक्रम में कौन जातियां ऊपर हैं, कौन निचले पायदान पर हैं, और जो ऊपरी जातियां थी उन्हें फिर इन्होंने अपने फेवर में ले लिया है। तो ऐसे करके यहाँ पर ये अपना ये राज स्थापित कर पाए हैं। आप देखेंगे हमारे देश में जनगणना का कार्य 1860 के दशक से ही प्रारंभ हो गया है, और आगे बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पर ये पाएंगे 1881 से आपके यहाँ हर 10 साल पर जनगणना होने लगी है। भारत में ब्रिटिश भारत सरकार में हर 10 साल पर जनगणना होने लगी है। 1901 में हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में यहाँ पर एक जनगणना कराई गई थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण थी। क्यों महत्वपूर्ण थी? इसमें जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का यहाँ पर सबसे पहले प्रयास किया गया था। यानी हम ये बोल सकते हैं 1901 की जो हर्बर्ट रिजले द्वारा जो करवाई गई जनगणना थी, एक जातिगत आधार पर करवाई गई जनगणना थी। यानी यहाँ पर जातियों का पता लगाना था, कौन सी जाति की मात्रा ज़्यादा है, कौन सी जाति के लोग ऊपरी पायदान में, कौन सी निचले पायदान पर हैं। तो ये जातिगत जनगणना हमारे यहाँ पहली बार 1901 में हर्बर्ट रिजले के द्वारा करवाई गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जिस समय ये जनगणना करवाई गई थी तो यहाँ पर तमाम लोगों ने, तमाम जातियाँ थी, उन्होंने अपना सामाजिक अधिक्रम स्थापित करने के लिए इन्हें पत्र लिखे हैं, इनके ऊपर दबाव बनाया है। जाति के सामाजिक बोध पर इस प्रयास का गहरा प्रभाव पड़ा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों के द्वारा जो जनगणना के आयुक्त के पास सैकड़ों याचिकाएं भेजी गई, और उन्होंने इसमें इस बात की है, उन्हें सामाजिक क्रम में अपनी जाति को अधिक ऊंचा स्थान देने की मांग की है। यानी कि जो जातिगत आधार पर जनगणना की गई है तो तमाम लोगों ने, तमाम जातियों के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने ये डिमांड की थी कि सामाजिक अधिक्रम में आप हमारी जातियों को ऊपर दिखाएं, ऊपरी पायदान पर दिखाएं, ताकि आने वाले सालों में हमारी जाति की इज्जत ज़्यादा बढ़ सके। तो इस तरह की बातें यहाँ पर बताई गई हैं। हालांकि कुछ लोग यही मानते हैं कि ये जो 1901 की जनगणना हुई है जातिगत आधार पर, तो इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण फेरबदल किए गए हैं, जिसकी वजह से कुछ जो निम्न जातियां थी वो ऊपरी पायदान पर पहुंच गई थी। हालांकि ये बात आप देखेंगे, वर्तमान समय में भी देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ चीज़ों को दिया गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर विद्वान ये महसूस करते हैं कि इस प्रकार की जाति जनगणना जो गणना थी और आधिकारिक रूप से जातियों की जो परिस्थिति यानी स्टेटस का अभिलेख करने के प्रत्यक्ष प्रयास ने जाति संस्था के स्वरूप को बदल डाला। यानी कि यहाँ पर जो जातिगत जो जनगणना करवाई गई है 1901 में हर्बर्ट रिजले के द्वारा, और ऐसे करके हर जाति को उन्होंने एक सोशल स्टेटस यहाँ पर दे दिया, डिफाइन कर दिया। उससे क्या हुआ? उससे जो जाति का जो वास्तव में जो सामाजिक परिस्थिति है उस पर भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जब आधिकारिक रूप से इस तरह का स्टेटस डिफाइन कर दिया गया तो क्या हुआ, कुछ जातियाँ यहाँ पर जो कि पहले कभी ऊपरी पायदान पर नहीं थी वो भी ऊपरी पायदान पर शामिल हो गई हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें यहाँ पर बार बार दोहराई गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो औपनिवेशिक शासन के द्वारा किए गए अन्य हस्तक्षेपों ने भी संस्था पर अपना प्रभाव डाला है। जैसे भू राजस्व वाला व्यवस्था थी, तो भू राजस्व संबंधी व्यवस्था थी या उससे संबंधित प्रबंध थे या फिर कानून थे, तो इन्होंने उच्च जातियों के रूढ़िगत अधिकारों को ज़्यादा मान्यता प्रदान की है। यानी कि खास करके इन्होंने भू राजस्व वगैरह इकट्ठा करने की व्यवस्था सौंपी थी, वो उच्च जातियों के लोगों को सौंपी थी। तो ऐसे करके आप देखेंगे ये ऊपरी जातियां वाले लोग थे वो लगातार पावरफुल बनते चले गए हैं, और ये मानने लगे हैं कि हम यहाँ पर शासक वर्ग की तरह गए हैं, यानी हमारा जो जीवन रहा है वो शासक वर्ग के रूप में रहा है। ऐसा इन्होंने अपने अंदर एक सोच बैठा ली है। तो अब ये जातियाँ क्या है, सामंती वर्गों की बजाय आधुनिक अर्थों में भूस्वामी यानी जमीन की मालिक बन गई हैं, और जमीन की उपज पर अथवा राजस्व या अन्य कई प्रकार के नजरानों पर उनका दावा स्थापित हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने भू राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व उन्हें दे दिया है इन जातियों को। तो ये अपने आप का दावा भी करने लगी, यानी अपने आप को भूस्वामी होने का दावा भी करने लगी हैं जातियाँ ये। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा। तो यहीं पर आप देखेंगे इस क्रम में कुछ दूसरे सिरे पर औपनिवेशिक काल के अंतिम दौर में आप देखेंगे कि जो आपका जो प्रशासन है ये पद दलित जातियां जो रही हैं, यानी खास करके जिन्हें उन दिनों दलित वर्ग कहा जाता था, इनके कल्याण में भी रुचि ली गई है। यानी कि यहाँ पर लगातार जब उच्च जातियों के लिए सामाजिक क्रम में लगातार उच्च जातियां ऊपरी पायदान पर बनी हुई थी, तो भी यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपके समाज सुधारक भी हुए हैं, जैसे ज्योतिबा फुले जी हुए हैं और भी तमाम लोग हुए हैं। तो इन्होंने जो सामाजिक पायदान पर निचली जातियां मौजूद थी उनको संगठित करने का प्रयास किया है, उनके लिए आवाज़ उठाई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार ने इनके सामाजिक कल्याण में भी यहाँ पर रुचि ली है। इन प्रयत्नों के अंतर्गत ही 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था ये पारित किया गया, और इसने राज्य द्वारा जो विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियां हैं और जनजातियों की सूचियां हैं
या अनुसूचियां हैं इनको वैध मान्यता प्रदान कर दी है। ये ध्यान रखना, यानी कि जो जाति या जनजाति की सूची वाला जो प्रावधान था इसको वैध मान्यता आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार यहाँ पर SC और ST जातियों का वाले शब्द हैं ये अस्तित्व में आए हैं। भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के द्वारा ही ये शब्द जो गढ़े गए हैं, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां। ठीक है, तो आप ये इनके बारे में पहले से भी जानते हैं, पहले से भी आप पढ़ चुके हैं। तो ये खास करके इन शब्दों को कैसे करके फुली डिफाइन किया गया है, इनको कैसे अस्तित्व में लाया गया है, इसको अस्तित्व में लाने का काम किया है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। तो आपने यहाँ पर ये देख लिया है। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि औपनिवेशिक काल में जो है जाति संस्था में अनेक आधारभूत परिवर्तन भी आए हैं। यानी आपने यहाँ पर ये चीज़ बड़े अच्छे से यहाँ पर देख ली है और महसूस भी कर ली है। अब यहाँ पर एक व्यक्तित्व और है, इनका नाम है श्री नारायण गुरु। 1856 से लेकर 1928 तक रहे हैं। तो केरल में जन्मे हैं, इन्होंने भाईचारे का संदेश दिया है और इनका सबसे फेमस एक नारा रहा है, एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर। सबके लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा इन्होंने दिया है। तो काफ़ी फेमस व्यक्ति रहे हैं नारायण गुरु। अगली आपकी जो हेडिंग है ये है जाति का समकालीन रूप, यानी वर्तमान में जाति व्यवस्था किस रूप में है और वर्तमान में इसने समाज पर क्या प्रभाव डाला है, ये भी हम देखेंगे। तो 1947 में हमें स्वतंत्रता जो मिल गई है, तो हमें यहाँ पे स्वतंत्रता मिलने के उपरांत भारत को अपने औपनिवेशिक अतीत से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिला है। बहुत सारी चीज़ें औपनिवेशिक काल से ही चली आ रही हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए जो व्यापक पैमाने पर जनमत जुटाने में भी खास करके जाति भावनाओं पर, इन आधारों पर इन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। यानी कि हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने जिन लोगों को इकट्ठा किया था तो वो भी जाति भावनाओं को कह सकते हैं प्रबल करके तब उन्हें इकट्ठा कर पाए थे। खास करके दलित वर्गों और विशेष रूप से जो अस्पृश्य जाति मानी जाती हैं, यानी अछूत जाति मानी जाती हैं, तो इनको भी संगठित करने वाले आंदोलन राष्ट्रवादी आंदोलन के जरिए ही प्रारंभ हुए हैं। ये भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जाति अधिक्रम की जो दोनों सिरों से उच्च कही जाने वाली जातियां हैं, इनके प्रगतिशील सुधारकों और नीची समझी जाने वाली जातियों के सदस्यों जैसे पश्चिमी भारत में ज्योतिबा राव फुले हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, दक्षिण भारत में अयन काली हैं और नारायण गुरु हैं, श्री नारायण गुरु हैं। ठीक है, इसके अलावा योतीदास हैं, पेरियार हैं, ई रामास्वामी पेरियार। तो इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं इसमें पहल की है। यानी जहाँ पर जो आपकी सामाजिक व्यवस्था में उच्च अधिक्रम पर बैठे हुए लोग थे वो भी पहल कर रहे थे और कुछ इन जातियों के लिए डेडिकेटेड लोग थे, इन लोगों ने भी यहाँ पर पहल की है। खास करके महात्मा गांधी ने और डॉक्टर अंबेडकर ने, दोनों लोगों ने मिलकर अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए एक लंबा संघर्ष किया है, आंदोलन चलाए हैं। और राष्ट्रवादी आंदोलन में भी, राष्ट्रवादी जो आंदोलन चला है इसमें मुखरित या प्रबल दृष्टिकोण जाति को एक सामाजिक कुरीति और भारतीयों के बीच फूट डालने वाली औपनिवेशिक युक्ति भी माना गया है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पर आपका राष्ट्रवादी आंदोलन था, राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं ने ये बात बिल्कुल सही से मान ली है कि वास्तव में जाति व्यवस्था जो हमारे समाज में प्रचलित है ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में फूट डालने का कार्य करती है। ये बात इन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट भी की है। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में ये बात स्थापित भी हुई है कि वास्तव में हमारे समाज में जो आप विभाजन देख रहे हैं, समाज जो हर जगह बटा हुआ है वो कहीं ना कहीं जाति के आधार पर बटा हुआ है, जातियों की वजह से बटा हुआ है। कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था एक कलंक के रूप में है, इस तरह के रूप में यहाँ पर ये देखा गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते चलते हैं तो एक और तो राज्य जो है जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध था, भारत के संविधान में भी स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है। और दूसरी ओर यहाँ पर आप देखेंगे कि आमूलचूल सुधारों को लाने में असमर्थ और अनिच्छुक था। यानी कि कुछ एक और तो ये बात कही गई है कि संविधान निर्माता ये कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ से जाति व्यवस्था जैसी कुरीति को मिटाएंगे, इसके लिए संविधान ने स्पष्ट उल्लेख भी किया है। दूसरी ओर यहाँ पर आमूलचूल समर्थन भी किया है, यानी कि यहाँ पर जातीय समानता के लिए आर्थिक सुधार को दुर्बल बना देते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी भी आप देखेंगे, लगातार जो बातें कही जाती हैं अक्सर करके आपके मन में भी प्रश्न उठता होगा कि हमारा संविधान समानता की वकालत करता है, लेकिन फिर जाति आधारित आरक्षण क्यों दे दिया गया। इस तरह की बातें कही जाती हैं। आप में से भी तमाम लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर समानता की बात कही गई है, आर्टिकल 15 में ये कही गई है, 16 में कही गई है, फिर ये आरक्षण क्यों दिया गया है, और जाति खत्म करने की बात कही गई है, लेकिन फिर ये इस तरह की बात क्यों कही गई। तो वो ये जो प्रश्न है आप ही लोग नहीं उठाते हैं, समाजशास्त्री भी ये प्रश्न उठाते हैं कि ये बात तो सब राष्ट्रवादी नेताओं के मन में थी कि भाई जाति ने हमारे समाज को बांटा है। उन्होंने यही माना था कि हमारा समाज एक ऐसा बनना चाहिए जहाँ पर जातियाँ ना हो, हमारे समाज में इस तरह का विभेद ना हो, लेकिन फिर ये क्यों इस तरह की प्रावधान रखे गए। तो आप देखेंगे यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि एक अन्य स्तर पर आप ये भी देखेंगे कि राज्य ने यह माना है यदि वह जाति प्रथा की ओर आंखें बंद करके काम करेगा तो उससे स्वतः ही जाति आधारित विशेषाधिकार कम पड़ जाएंगे
और अंततः गोत्वा इस संस्था का उन्मूलन हो जाएगा। राज्य ने गवर्नमेंट ने ये माना है कि जाति प्रथा की ओर हम आंखें बंद कर लेंगे तो क्या होगा, जाति के आधारित जो विशेषाधिकार होते हैं कम पड़ जाएंगे और ऐसे करके इनका उन्मूलन हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर सरकारी पदों पर जो नियुक्तियों के मामले में जाति का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था और इस प्रकार अच्छी तरह से शिक्षित जो उच्च जातियां थीं और अल्प शिक्षित या फिर अक्सर निरक्षर जातियां थीं, इनको समान अधिकार पर प्रतियोगिता करनी पड़ती थी। तो ये कहीं ना कहीं इसमें अपवाद ये ऐड हुआ कि SC ST को आरक्षण दिया गया। समझ रहे हैं आप? यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक ओर तो ये कोशिश की गई जातियों को खत्म करना है, दूसरी ओर प्रोत्साहन भी दिया गया। तो ऐसे में विरोधाभास क्रिएट हो गया। यानी समाजशास्त्री आपको समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि एक और तो ये बात सभी के मन में थी, सबने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि जाति को खत्म करना चाहिए, जातियों के लिए यानी कि जाति का जो स्वरूप है इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, तभी समाज हमारा आगे बढ़ पाएगा। दूसरी ओर हमने ये भी यहाँ पर कह सकते हैं एक अपवाद दे दिया या फिर एक ऑप्शन दे दिया, क्योंकि समाज में कुछ जातियां पहले से डिप्राइव्ड रही हैं, दबी कुचली रही हैं, तो हमने उन्हें आरक्षण दे दिया। तो ऐसे करके जाति व्यवस्था और मुखर हो गई है, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। तो ये दोनों बातें यहाँ बताई गई हैं। राज्य के विकास संबंधी जो कार्यकलाप हैं और साथ ही साथ जो उद्योगों की समृद्धि हुई है, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं जाति संस्था को प्रभावित किया है। यानी यहाँ पर जो आधुनिक उद्योग हैं, इन्होंने सभी प्रकार के नए नए रोजगार के अवसर तैयार किए हैं और इनके लिए यहाँ पर कोई भी जातीय नियम नहीं थे। साथ ही साथ आपने देखा होगा जब औद्योगिक रूप से उत्पादन बढ़ा है, औद्योगिक रूप से कारखाने वगैरह बढ़े हैं, तो यहाँ पर नगरीकरण और शहरीकरण में भी यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। तो नगरीकरण और शहरों में भी आप देखेंगे, क्योंकि सामाजिक अंत्यक्रिया के मामले में ये जो दोनों स्थान थे बिल्कुल डिफर थे, बिल्कुल भिन्नता थी यहाँ पर। यानी ग्रामीण परिवेश के मुकाबले शहरों में भिन्नता थी। तो शहरों में जाति प्रथा के से संबंधित जो नियम वगैरह थे वो इतने ज़्यादा कठोर रूप से चल पाना मुश्किल हो गए। तो आपको ये भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर साथ ही साथ आप ये भी देखते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय हैं, इन्होंने भी पुराने जो अतिपादी जाति व्यवहार थे इनको छोड़ना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे यहाँ पर बताएगा ये सब तो चीज़ें हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको और भी देखने को मिलेंगी। जैसे औद्योगिक नौकरियों में जो भर्ती वगैरह की प्रक्रिया होती है, चाहे वह भर्ती मुंबई के कपड़ा मिल के लिए हो, कोलकाता की जूट मिलों के लिए हो, कहीं के लिए हो, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जाति और नातेदारी के आधार पर होती है। यानी कि आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अगर उस मिल में पहले से काम कर रहा है तो वो कोशिश यही करता है कि अपने परिवार से हम व्यक्ति को लेकर आएँ, अपने मिलने वाले व्यक्ति को लेकर आएँ। तो यहाँ पर आपको इसी तरह देखने को मिलेगा कि हाँ, यहाँ पर एक और तो ये बात की जा रही है कि जो औद्योगिक वातावरण है वो सभी के लिए खुला हुआ है, वहाँ पर कोई जाति नियम नहीं है। लेकिन आपको दूसरी ओर ये भी देखने को मिलेगा, खास करके जो बिचौलिए वगैरह होते हैं, खास करके जो बिचौलिए कंपनियों के लिए, फर्मों के लिए या फिर किसी औद्योगिक कारखाने के लिए मजदूरों को लेकर आते हैं, तो वो मजदूर खास करके आपकी एक जाति विशेष से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में जब वो एक जाति विशेष के मजदूर लेकर आते हैं तो उनके नेता के रूप में वर्कर सामने आते हैं और उनका फिर बोलबाला भी हो जाता है वहाँ पर। इसी तरह से आपने देखा हुआ स्ट्राइक वगैरह करवाना है, हड़ताल वगैरह करवाना है, ये सब चीज़ें अभी आप देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पर आप जो अभी सांस्कृतिक या वैवाहिक क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी आपको यहाँ पर जो जातिगत परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे खास करके अंतर्विवाह, यानी अपनी जात के भीतर विवाह करने की परिपाटी आज के समय में इसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। आज भी अधिकांश विवाह जो है जाति की सीमाओं के भीतर ही हो रहे हैं। हालांकि पहले की तुलना में यहाँ पर कुछ अंतरजातीय विवाह जो है, यानी इंटरकास्ट जिसे हम बोलते हैं, उनका प्रचलन भी यहाँ पर देखने को ज़्यादा मिल गया है। लेकिन जो इंटरकास्ट विवाह हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक जो परिस्थिति स्टेटस है उसको देखते हुए हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर उच्च जातियाँ कुछ हैं, यहाँ पर जैसे ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, इनके भीतर अंतरजातीय विवाह संभवतः पहले से कहीं अधिक हो रहे हैं। लेकिन उच्च जाति और पिछड़ी जाति या फिर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच के विवाह आज ना के बराबर हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं विवाह तो हो रहे हैं, आज की डेट में जो अंतरजातीय विवाह का प्रचलन भी बढ़ रहा है, लेकिन लोग जो विवाह कर रहे हैं वो अपनी सामाजिक परिस्थिति देखकर कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारी जाति में जो हमारा सोशल स्टेटस है दूसरे वाले की जाति में वही स्टेटस है या नहीं है, उस अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी बताई हैं, खास करके स्वतंत्र भारत में, यानी जैसे ही स्वतंत्र भारत में अपने प्रारंभ से ही लोकतांत्रिक राजनीति ने खास करके जाति आधारित राजनीति रही है। लोकतांत्रिक राजनीति, चुनावी राजनीति का केंद्र बिंदु ही यहाँ पर जाति रही है। 1980 के दशक में तो तमाम जातिगत राजनीतिक दलों का उदय भी हुआ है, ये भी आपने देखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो आप सामान्य चुनाव हैं, सामान्य चुनाव में ऐसा प्रतीत हुआ है कि जाति भाईचारे की भूमिका चुनाव जीतने में निर्णायक भी रही है। तमाम जातियों ने अपना गठजोड़ करके अपने सियासी समीकरण बिठाकर सत्ता भी हासिल कर ली है। आपने यूपी बिहार में ये भी देखा है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इन सब संकल्पनाओं में सबसे अधिक प्रचलित जो है
वो संकल्पनाएं संस्कृतिकरण की हैं या फिर प्रबल जाति की हैं। और ये दोनों संकल्पनाएं, इनके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ये एम.एन. श्रीनिवास की देन है। तो यहाँ पर इन्होंने इन पर अन्य विद्वानों ने गहनता से चर्चा भी की है और इनकी आलोचना भी की है। संस्कृतिकरण क्या होता है? देखिए, संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा एक जाति, यानी आमतौर पर मध्य या निम्न सदस्य, किसी उच्च जाति की धार्मिक क्रियाओं, घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपनाकर, यानी उनके अकॉर्डिंग ये भी व्यवहार करते हैं और उनके अकॉर्डिंग एक अपना भी मानक या अपनी सामाजिक परिस्थिति ऊंचा करने का प्रयत्न करते हैं, उस संस्कृति का अनुपालन करते हुए। जैसे आपने देखा होगा, धार्मिक वगैरह कार्य कृत्यों में साथ में आना, साथ साथ खड़े होना, धार्मिक कृत्यों में जैसे ऊंची जातियां करती हैं उसी तरह के कृत्य स्वयं भी करना। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो उस संस्कृति से अपने आप को खुद जोड़ पाएं। तो आप यहाँ पर इसे संस्कृतिकरण को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ तक कि आप ये भी देखेंगे कि यह प्रघटना जो है काफ़ी पुरानी है और स्वतंत्रता प्राप्ति यहाँ तक कि औपनिवेशिक काल के भी पहले से ही अपनाई जाती रही है। यानी कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप ये देखेंगे, समानुकरण के लिए अक्सर ब्राह्मण या क्षत्रिय जातियों के रीति रिवाजों या परिपाटियों को अपनाया जाता था। जैसे शाकाहारी बन जाना, यज्ञोपवीत जो धारण करते हैं वो धारण कर लेना, या फिर कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रार्थनाएं या फिर धार्मिक उत्सव मनाना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। यानी सांस्कृतिकीकरण की जो प्रक्रिया है, आमतौर पर जो संबंधित जाति के आर्थिक स्तर में उन्नति होने के बाद या फिर उसके साथ साथ अपनाई जाती है। यानी आपके जाति में अगर आर्थिक स्तर में उन्नति हो रही है या फिर आप एक समाज में एक अपना स्तर, ऊपरी स्तर बना रहे हैं, तो ऐसे में आपका संस्कृतिकरण जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं, तो इनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर कुछ बाद में शोध भी हुए हैं और इनके फलस्वरूप इस संकल्पना में अनेक संशोधन भी किए गए हैं और इस संकल्पना में संशोधित संस्करण भी सुझाव यहाँ पर तमाम दिए जा चुके हैं। यानी एक तर्क यहाँ पर यह भी शामिल है कि संस्कृतिकरण जो है पहले से निषिद्ध, यानी निषिद्ध का मतलब प्रतिबंधित किसी अनुष्ठान यानी कर्मकांड या सामाजिक विशेषाधिकार जो है, इनका अवज्ञापूर्ण दावा हो सकता है, ना कि निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों का चाटुकारीपूर्ण अनुकरण। यानी यहाँ पर हमें देखने को ये भी मिला है कि यहाँ पर जो इनकी एम.एन. श्रीनिवास की रिपोर्ट थी, तो इनमें कुछ लोगों ने, यहाँ पर कुछ समाजशास्त्रियों ने अपना तर्क ये दिया है कि यहाँ पर जो संस्कृतिकरण क्या है, पहले से निषिद्ध किसी अनुष्ठान के प्रति यहाँ पर कह सकते हैं सामाजिक विशेषाधिकार का दावा भी हो सकता है। जैसे खास करके निम्न जातियों ने दावे किए मंदिर में प्रवेश के लेकर, या फिर मंदिरों में उनके प्रवेश को लेकर, या धार्मिक संस्थानों में उनके प्रवेश को लेकर उन्होंने दावे किए, तो कहीं ना कहीं संस्कृतिकरण का ही एक पार्ट है। ठीक है, जिसके जरिए उन्होंने क्या है, निचली जातियों ने अपने अधिकारों को लेकर उच्च जातियों को चुनौती दी है। तो यहाँ पर इस तरह से भी हम इसे देख सकते हैं। वहीं एक अगला शब्द इन्होंने बताया है प्रबल जाति वाला। प्रबल जाति क्या होती है? प्रबल जाति के बारे में बताया है, इसका प्रयोग इन्होंने ऐसी जातियों का उल्लेख करने के लिए किया है जिनकी संख्या काफ़ी बड़ी होती थी और जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किए गए आंशिक भूमि सुधारों द्वारा भूमि के अधिकार प्रदान किए गए थे। यानी खास करके आपके समाज में कुछ ऐसी जातियां थीं जो अभी आप वर्तमान स्थिति में देखें तो वो ओबीसी से आ रही होंगी। यानी आपने देखा तमाम ऐसी जातियां जो ओबीसी में हैं, अदर बैकवर्ड क्लास में हैं, लेकिन फिर भी उनकी सामाजिक परिस्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है आज की डेट में। तो ये ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि भाई आज की डेट में इनकी सामाजिक परिस्थिति बहुत ऊंची हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये अपने आप का दावा ये कर रही हैं कि हम ओबीसी में आते हैं। तो यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है। तो इन भूमि सुधारों ने पहले के दावेदारों से अधिकार छीन लिए। यानी भूमि सुधार जब हुए, जब हमारे आज़ादी के बाद जब भूमि सुधार आंदोलन चलाया गया और भूमि सुधार के जरिए क्या थे, जो पुरानी जमींदार थे उनसे जमीनें छीनकर नए लोगों को दी गई। तो ये दावेदार ऊंची जातियों के ऐसे सदस्य होते थे जो इस अर्थ में अनुपस्थित यानी दूरवासी जमींदार थे और अपना लगान वसूल करने के अलावा ये खेतिहर अर्थव्यवस्था में कोई भूमिका अदा नहीं करते थे। यानी खास करके गांव वगैरह में रहते थे या फिर इनके आवास कस्बों वगैरह में होते थे। लेकिन अब चूंकि जब भूमि सुधार हो रहे हैं तो इन्हें ये वो अधिकार मिल गए हैं और यहाँ पर इन अधिकारों में आप देखेंगे जो ये मध्यवर्ती जातियाँ हैं ये स्वयं कभी परिश्रम नहीं करती थी, बल्कि भूमि की जुताई देखभाल आदि के लिए खास करके निम्न जातियों के मजदूरों पर डिपेंड थी। यानी कि जिनमें खास करके अछूत मानी जाने वाली जातियां वो भी शामिल थीं, ये भी सब शामिल थीं। लेकिन जब इन्हें एक बार भूमि अधिकार मिल गए तो इनके पास आर्थिक शक्ति भी आ गई और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रूप से भी कहीं ना कहीं सशक्त बन गए। यानी इन्होंने बड़ी संख्या में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनावी लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति भी प्रदान कर ली। तो ये अब ये मध्यवर्ती जातियां थीं, यानी खास करके जो जिन्हें भूमि सुधार का लाभ मिला, भूमि सुधार के उपरांत लगातार स्ट्रांग होती गई, राजनीति में उन्होंने अपनी एक अलग ही छवि बना ली, वो आपके सामने भी है। तो आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं प्रबल जातियां बन गई और क्षेत्रीय राजनीति में खेतिहर अर्थव्यवस्था में इन्होंने एक निर्णायक भूमिका अदा की है।
जैसे यूपी में सबसे कॉमन आपका बताया गया है, देखिए मैं यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, इससे कोई आप लोगों को परहेज नहीं होना चाहिए। एक यहाँ पर सामाजिक समाजशास्त्र के दायरे से हम पढ़ रहे हैं, आप किसी जाति विशेष से बिलोंग करते हैं तो आप ये नहीं करेंगे कि सर ने बताया तो इस वजह, सर ने नहीं बताया है, ये किताब में लिखा हुआ है और ये फैक्ट भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिहार और यूपी में यादव, कर्नाटक के बोकलिंग, आंध्र प्रदेश के रेड्डी और खम्मा, महाराष्ट्र के मराठे हैं, पंजाब हरियाणा पश्चिमी यूपी के जाट हैं, गुजरात के पाटीदार। ये कुछ ऐसी जातियां थी जो उच्च पायदान पे नहीं थी, ये क्या है, मध्यवर्ती जातियां रही हैं। यानी कि आज भी दावा यही करते हैं कि हम ओबीसी में हैं, लेकिन चूंकि इन्हें भूमि सुधार का लाभ मिला और भूमि सुधार का लाभ मिलने के बाद चूंकि इनका बहुमत था, बहुमत की वजह से ये सत्ता में भी आ गए, राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली बन गए। तो यहाँ वही चीज बताई गई है कैसे इन्होंने अपनी एक सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन किया है। तो यहाँ पर इस तरह के जो परिवर्तन है, यानी इनकी जो प्रबल जाति बनने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, कैसे ये प्रबल जाति बन गए हैं। कई बार इस पर चर्चा भी की जाती है कि भाई आज की डेट में भी कई बार मांग की जाती है, आपने सुना भी होगा कि भाई ये जातियां तो सामाजिक रूप से भी सशक्त हो चुकी हैं, राजनीतिक रूप से भी बहुत ज्यादा सशक्त हैं, फिर ये अपने आप को ओबीसी में होने का दावा क्यों करती हैं। इस बात को लेकर कई बार बहस भी हुई है, डिबेट भी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अगर न्यूज चैनल उठाकर देखें, संसद में अगर लोकसभा की कार्रवाइयां देखें, वहां पर भी इस तरह की चर्चाएं हुई हैं। तो आप ये पाएंगे कि ये जो चीजें हैं, ये प्रबल जाति वाला जो कॉन्सेप्ट है, प्रबल जातियां बनी कैसे हैं, वो पूरा आपने यहां पर समझ लिया है। यानी इनके बनने के पीछे लॉजिक क्या है वो भी आपने यहां पर देख लिया है। तो यहां पर आप ये देखेंगे आज के दौर में, समकालीन दौर में जाति व्यवस्था में जो हुए अत्यंत महत्वपूर्ण और फिर भी विरोधाभासी परिवर्तनों में से एक है, परिवर्तन यह भी है कि अब जाति व्यवस्था उच्च जातियों, नगरीय माध्यम और उच्च वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही है। यानी कि खास करके आज की डेट में जाति व्यवस्था वाला पहलू है, जो खास करके बहुत ऊंची जातियां हैं या फिर नगरीय माध्यम है, तो उच्च वर्ग वगैरह इन सब के लिए अदृश्य होती जा रही है। कहीं ना कहीं ये लोग क्या है, अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, और ये नए नए समूह जो है मध्यवर्ती जातियों वाले, ये समूह यहाँ पर उभर कर आ रहे हैं, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ पर बार बार वही सब चीजें पूछी गई हैं, दोहराई गई हैं। यहाँ पर कहा गया है कि खासतौर पर ऊंची जातियों के संभ्रांत लोग हैं, ये आर्थिक सहायता प्राप्त सार्वजनिक शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान और प्रबंधन में व्यावसायिक शिक्षा से लाभान्वित होने में सफल हुए हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इन लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रारंभ के दशकों में जो गवर्नमेंट जॉब है, इनमें भी इन्होंने विस्तार से लाभ उठाया है। और जो शिक्षा की दृष्टि से जो समाज पिछड़ा हुआ था, वो समाज लगातार इनके शुरुआत में इनसे समानता नहीं कर पाया, इनसे जो कंपटीशन नहीं कर पाया है, फिर वहाँ पर उसे, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ उसे अधिकार भी दिए गए हैं। यानी आप प्रारंभिक अवधि में जो उच्च जातियाँ हैं इनके बारे में देखेंगे, प्रारंभिक अवधि में शेष समाज की तुलना में इनकी अग्रणी स्थिति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि उन्हें किसी भी गंभीर प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा है। उनकी जो दूसरी और तीसरी पीढ़ियाँ हैं, इनमें भी जब उनकी विशेषाधिकार प्राप्त परिस्थिति और सुदृढ़ हो गई है, तब इन समूहों को यह विश्वास होने लगा है कि उनकी प्रगति का जाति से कोई लेना देना नहीं था। यानी आप देखेंगे क्योंकि शिक्षा के दम पर ये लगातार ये लोग जब आगे ग्रो कर गए हैं, उच्च जातियों की बात की जा रही है कि उच्च जातियां आज की डेट में अपनी जाति प्रथा का अदृश्य करती जा रही हैं, खोती जा रही हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पे बताया गया है कि शुरुआत में चूंकि ये पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे होने के उपरांत इन्हें ये लाभ मिला कि तत्काल में ये नौकरी प्राप्त कर गए। और नौकरी प्राप्त करने के बाद आप एक बात समझ ही लीजिए, जब किसी के पास पुरानी एक संपत्ति होती है, यानी उसकी जब माता पिता की हैसियत अच्छी होती है, तो उनके बच्चे को भी एक आसानी होती है। ये बात आप भी जानते होंगे। मान लीजिए कोई पढ़े लिखे माता पिता हैं या फिर कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट माता पिता है, तो उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई या फिर उसके फ्यूचर के बारे में कहीं ना कहीं एक कॉमन मैन यानी एक साधारण परिवार से ज़्यादा उस बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होता है। तो वही चीज़ बताई गई है। तो तब आप देखेंगे कि जब इनके बच्चे भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए, तो इन्होंने ये पाया कि हम लोग कोई जाति व्यवस्था से ज़्यादा जकड़े हुए नहीं हैं। यानी क्योंकि हम लोगों को जो विशेषाधिकार हमारी जाति मिले थे, उसके अकॉर्डिंग हम जकड़े हुए नहीं है, ऐसा महसूस होने लगा। तो यहाँ पर निश्चित रूप से इन समूहों की तीसरी पीढ़ियों के लिए उनकी आर्थिक और शैक्षिक पूंजी अकेले ही यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः पर्याप्त है कि उन्हें जीवन में सर्वोत्तम अवसर प्राप्त होंगे। यानी इन्होंने अब अपनी जाति पर फोकस नहीं किया है, बल्कि अपनी शैक्षिक पूंजी पर और इनके जो आर्थिक रूप से समृद्धि है, इस पर फोकस किया है। और इसके जरिए इन्होंने कहा है कि भाई जीवन में हम सर्वोत्तम अवसर प्राप्त होंगे, इन्हें ऐसी सुनिश्चितता हो गई है। इन्हें इन समूह के लिए सार्वजनिक जीवन में जाति की कोई भूमिका नहीं रही है, और ये धार्मिक रीति रिवाज, विवाह अथवा नातेदारी व्यक्तिगत क्षेत्र तक ही इनकी ये सीमित है। यानी आप अपर कास्ट में आज की डेट में देखें, जो समाज में मौजूद अपर कास्ट हैं, उनमें जाति व्यवस्था केवल विवाह संबंध तक है। लेकिन आज के समय में, चूंकि आज़ादी के बाद तो राष्ट्रवादी नेता ये कह रहे थे जाति खत्म करनी है, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे निम्न और मध्य जातियां हैं, ये खास करके अपनी जाति का लेवल या जो कह सकते हैं वो बुलंद कर रही हैं। जहां तक आप देखेंगे तथाकथित अनुसूचित जातियां, जनजातियां, पिछड़े वर्गों का संबंध है, उनके लिए तो उपयुक्त से विपरीत स्थिति घटित हुई है।
यानी कि उन्हें विरासत में कोई शैक्षिक या सामाजिक पूंजी नहीं मिली है, उन्हें पहले से संस्थापित उच्च जाति समूह से एक साथ प्रतिस्पर्धा में उतरना पड़ा है, तो उन्होंने अपनी पहचान, वो जाति पहचान वो इसलिए नहीं छोड़ सकते। वो कह रहे हैं जाति पहचान हमें ये विरासत में मिली है, सामूहिक संपत्ति के रूप मिली है। वो लगातार इस अपनी जो विरासत वाली पहचान को इसको खोना नहीं चाहते हैं, बल्कि दिखाना चाहते हैं कि आपने हमें दबा के रखा, दबा के रखने के बावजूद भी हम आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी निम्न जातियां हैं या फिर मध्य जातियां हैं, वो लगातार अपनी जाति पहचान को बुलंद कर रही हैं। इस आर्टिकल से आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, जहां ऊंची जातियां अपनी पहचान खो रही हैं, उनके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन निचली जातियां बार बार कह रही हैं कि वो अपनी जो है एक पहचान स्थापित कर रही हैं, वे अपनी जाति पहचान को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह उनकी बहुत थोड़ी सी सामूहिक परिसंपत्तियों में से एक है। तो इसलिए वो अपनी इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। इस तरह की बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो आप ये यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार जो जाति रहित प्रतीत होने वाला जो उच्च जाति समूह है और प्रत्यक्ष रूप से जाति परिभाषित निम्न जाति समूह है, इन दोनों समूहों में आपके पास पास यहाँ पे होने के बावजूद भी यहाँ पर जो आज की जाति की संस्था है एक केंद्रीय पक्ष है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप ये देखेंगे कोई भी समूह ये कह रहा है कि आज जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है, जाति व्यवस्था का बोलबाला नहीं है, या फिर ऐसा दावा कर रहा है, तो ये बिल्कुल निरर्थक है। यहाँ पर आज भी जाति संस्था यहाँ पर केंद्रीय रूप में है। भले ही हमारे राष्ट्रवादी नेताओं का विचार था, राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि जाति व्यवस्था ने हमारे समाज को बांटा हुआ है, लेकिन आज के समय में भी जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग वो लगातार अपनी जाति को संरक्षण देने के लिए अपनी जातिवादी भावनाओं को लगातार प्रबल कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जातीयता वाला जो कह सकते हैं विभेद, ये खत्म होना आसान भी नहीं है। तो ये चीज आपको आज इस चैप्टर से समझ में आई होगी, इस अंतिम पैराग्राफ से आपको समझ में आई होगी। तो आई होप आज आपको इसका पार्ट 1 पसंद आया होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि बहुत जल्द यहाँ पर समाजशास्त्र की पुस्तक कंप्लीट करवा दी जाए। आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।